आज हम जो है उत्तराखंड लेक्चरर परीक्षा में जो हिंदी वाला हिस्सा होना है, जिसमें जो है 20 मार्क्स का जो है हिंदी आएगा। उसमें हमारे पास समास है, समास विग्रह है, संधि है, उपसर्ग हैं, परते हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इस तरह का जो एक हिस्सा है, ये हमारे पास जो है हिंदी वाले हिस्से से आना है। तो इसमें आज हम जो है समास वाले हिस्से पे बात करेंगे कि समास से संबंधित हिस्सा क्या है इसमें। तो जब हम समास शब्द को समझते हैं तो इसको हम दो शब्दों के अंतर्गत जो है ले सकते हैं। जो सम, यहाँ पर जो है सम और आस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है समास। अगर इनका अर्थ निकालना चाहें तो सम का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त या छोटा कर देना। और आस का जो मतलब है ये है कथन या वक्तव्य। इसका मतलब संक्षिप्त कथन। तो जब किसी बड़े कथन को, बड़े स्टेटमेंट को, बड़े शब्द को संक्षिप्त किया जाए, छोटा किया जाए, तो उसे जो है समास कहा जाएगा। तो समास जो है एक तरह की क्या है, ये प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में दो पद होने हैं। इन दो पदों को हमें जोड़ना है और जोड़ने के बाद उसे पहले की तुलना में छोटा कर देना है, संक्षिप्त कर देना है। और इस प्रकार से जो ये प्रक्रिया होगी ये समास कहलाएगी। तो समास जो है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इस समास में दो पद होते हैं और इसमें एक तो होता है पूर्व पद, यानी प्रथम वाला जो भाग होता है शब्द में, और उसके बाद होता है उसका बाद वाला पद यानी उत्तर पद। इसका मतलब समास की जो रचना है वो दो पदों से मिलकर होती है, पूर्व पद और उत्तर पद, या प्रथम पद और द्वितीय पद के कारण। और इन दोनों पदों की विशेषता के कारण ही हम समास की श्रेणियां निर्धारित करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि समास के कुछ प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, या फिर जो है कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। ये जो नाम है समास में, इन नामों का जो निर्धारण होता है वो किसी एक पद की विशेषता के कारण होता है। यानी किसी शब्द में पूर्व पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब है कि उस शब्द का अर्थ पूर्व पद से निकलता है, तो इसलिए जो है वो समास अलग हो जाएगा। और किसी समास में अर्थ, शब्द का अर्थ उत्तर पद से निकलता है, बाद वाले पद से निर्धारित होता है, तो वो समास अलग हो जाता है। किसी समास में ऐसा होता है कि दोनों पद ही प्रधान होते हैं मुख्य, तो वो समास अलग हो जाता है। किसी समास में ऐसा होता है कि दोनों पद ही प्रधान नहीं है, तो फिर समास अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समास के वर्गीकरण का जो कारण होता है ये होते हैं प्रथम पद और उत्तर पद, और उसमें जो शब्द बना हुआ है। जैसे हम कह रहे हैं कि गगन चुंबी, या फिर हम कह रहे हैं यथा कर्म, या फिर हम कह रहे हैं माता पिता, या फिर हम कह रहे हैं रावण, या फिर हम कह रहे हैं दशानन, या फिर हम कह रहे हैं आ, रात दिन।
ऐसे जो तमाम शब्द हैं, इन शब्दों में जो अर्थ बनता है, किसी में पूर्व पद के कारण आता है, किसी में उत्तर पद के कारण आता है, किसी में दोनों के कारण आता है, किसी में दोनों के कारण नहीं आता है। तो समास का वर्गीकरण इसके आधार पर हो जाता है। तो समास शब्द की जो रचना है, ये जैसे हमने पहले बता दिया कि जो सम का अर्थ हम पास यानी नजदीक यानी संक्षिप्त भी ले सकते हैं, और आस का मतलब हम बैठना या फिर जो है कथन करना भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों को पास लाना और उन्हें एक कर देना या उन्हें संक्षिप्त कर देना, और फिर उसके अर्थ में पहले की तुलना में कुछ बदलाव आ जाना, ये चीज कहलाती है समास। तो ये सामासिक क्या है, प्रक्रिया। तो सबसे पहले हमने समास का अर्थ समझ लिया कि समास है क्या। अब इस अर्थ के बाद हम समास के भेद पे जा सकते हैं कि कौन कौन से समास इसमें होते हैं। तो इन्हीं पदों की विशेषता के आधार पर समास को हम कुछ श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे एक होता है अव्ययी भाव समास। इस समास की जो पहचान का तरीका है वो क्या है कि इसमें जो है अव्यय का भाव वाला होता है, और हम इसको और सरल करके बोलें तो इस समास में जो शब्द होगा, उस शब्द में जो अर्थ निकलेगा, वो अर्थ पहले पद के कारण आएगा। तो जिसमें पहला पद प्रदान हो, शब्द का अर्थ पहले पद के कारण निर्धारित हो रहा हो, ऐसे शब्दों में जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पर एक शब्द है यथाशक्ति। इस यथाशक्ति में जो कॉमन शब्द है वो है शक्ति। शक्ति, शक्ति को हम शक्तिशाली भी कह सकते हैं, शक्तिहीन भी कह सकते हैं, या फिर आगे जोड़ दिया तो यथा शक्ति, पूर्व शक्ति, ऐसे। तो शक्ति तो कॉमन शब्द है। अब यहां पर जब ये यथा जुड़ रहा है इसके अंदर, यथा ये हो गया इसमें पूर्व पद, और शक्ति ये हो गया इसमें उत्तर पद। इन दोनों को मिलाकर बन गया यथाशक्ति, और इसका अर्थ आ रहा है यथाशक्ति का मतलब होता है पूरे शक्ति के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ। तो ये जो पूरी सामर्थ्य की बात हो रही है, पूरी क्षमता की बात हो रही है, वो किस शब्द से हो रही है, यथा। इसलिए इस शब्द में जो अर्थ निर्धारित हो रहा है वो पूर्व पद के कारण हो रहा है, और इसलिए हम यथा शक्ति शब्द में समास अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो पहले इसमें यथाशक्ति अव्ययी भाव समास, कारण इसमें अर्थ पहले पद के कारण आ रहा है, और अगर अर्थ बाद वाले पद के कारण आता तो फिर कुछ और भी हो सकता था। इसी तरह से इसमें ले सकते हैं हम प्रतिदिन। अभी प्रतिदिन शब्द है, इसमें जो कॉमन है वो है दिन। जैसे हमने कहा दिन, दिन के साथ में रात भी लिख सकते हैं, दिन के आगे जोड़ दिया तो प्रतिदिन भी लिख दिया, हर दिन भी लिख दिया, ऐसे। तो इन दोनों में प्रति क्या है, पूर्व पद, और दिन क्या है, उत्तर पद। और इस पूरे शब्द में जो इसका अर्थ निकल रहा है, प्रतिदिन का मतलब हो गया हर एक दिन यानी रोज। तो ये जो हर एक दिन या रोज की जो सेंस इस शब्द के अंदर आ रहा है वो आ रहा है प्रति के कारण। इसलिए इस प्रतिदिन में भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास। तो इस तरह से जो शब्द ऐसे हैं हमारे पास, प्रतिदिन हो गया, या फिर अजन्म, जन्म से लेकर के, ये हो गया यथासंभव, या फिर भरपेट,
ऐसे जो तमाम शब्द हैं इनमें जो है अव्ययी भाव समास होता है, ये किसकी सामान्य व्याख्या है। दूसरा आता है इसमें जो है तत्पुरुष समास। वह पुरुष, इस वाले समास की विशेषता क्या है कि इसमें जो अर्थ बनता है शब्द का वो पूर्व पद के कारण नहीं होता है, बल्कि जो बाद में जुड़ा होता है उसके कारण होता है। यानी उत्तर पद प्रदान होता है तत्पुरुष समास के अंदर। जैसे यहां पर क्या है, देशद्रोही। अब ये जो देशद्रोही है इसमें कॉमन शब्द है देश, और द्रोही इसमें जो है उसका मीनिंग बदल दे रहा है। तो देश के साथ में हम जो है देश देश प्रेमी भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ बाद में जोड़ेगा तो अर्थ अलग हो जाएगा, देश प्रेमी, देशद्रोही, देशभक्त, ऐसे। तो यहाँ पर इस द्रोही के कारण जो है इस शब्द का अर्थ ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और इसलिए इसमें उत्तर पद प्रदान है। तो इस तरह से देशद्रोही शब्द में जो समास है ये है तत्पुरुष समास। हालांकि तत्पुरुष समास के कई भेद हैं और इसको हम जो है इसको डिवीजन करके पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, ऐसे जो है इसमें भाग होते हैं, तो वो हम डिटेल में इसमें बाद में डिस्कस करें। अभी एक सामान्य व्याख्या कि बाद वाले पद के कारण जिस शब्द का अर्थ निर्धारित होता है उसमें होता है तत्पुरुष समास। तीसरा इसमें कर्मधारय समास। इस कर्मधारय समास में क्या होता है, गुण बताने वाला समास है ये। गुण मतलब जिन शब्दों का उसमें इस्तेमाल हो रहा है वो शब्द एक दूसरे का गुण बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, और ऐसा जहां पर होगा वो जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत है। जैसे नील कमल। अब ये जो नील कमल है यहाँ पर जो है इसमें जो अर्थ निर्धारित हो रहा है कि जो नील कमल है यहाँ पर इसका जो अर्थ है नीला है जो कमल, तो यानी एक की विशेषता दूसरा बता रहा है। और ऐसा ही हम जो है कमल नयन शब्द में बोलते हैं, चंद्र मुखी शब्द में बोल सकते हैं, मृग नयनी में नयन में बोल सकते हैं। यानी एक दूसरे का गुण अभिव्यक्त जहां पर हो रहा होता है वहां पर हम कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे हम कह रहे हैं कि मृग नयन। अब यहाँ पर जो है एक हो गया मृग, एक हो गया नयन। यहाँ पर जो है मृग, मृग के जो आंखें होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं और चंचल होती हैं, और जिस किसी भी मानव की, मनुष्य की, विशेष रूप से महिलाओं की जिनकी आंखें बड़ी हैं, चंचल हैं, उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि उसके मृग के समान नयन हैं, यानी बड़े बड़े हैं, चंचल हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन करके गुणों को अभिव्यक्त किया जाता है, उसे कहते हैं हम कर्म धाराय समास। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अगला इसमें द्विगु समास। इस द्विगु शब्द की जो पहचान है कि जिस भी शब्द के अंदर हमें संख्या दिखेगी, संख्या नंबर, वहां पर हम उसे द्विगु समास बोल सकते हैं। जैसे इसमें बोला गया है पंचमुखी, यानी पांच मुख वाला, तो पांच यानी क्या है इसमें संख्या, ये पंच, तो यहां पर जो है संख्यावाचक है तो ये हो जाएगा द्विगु समास। नवरोज, तो नव मतलब 9, या फिर त्रिकोण 3, ऐसे तमाम जो शब्द होंगे जिनमें संख्या का बोध हो रहा होता है वहां पर हम कहते हैं द्विगु समास। फिर आता है इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व जैसे शब्द से लग रहा है
कि दोनों शब्द जो समासिक शब्द है उसमें दोनों शब्द मुख्य हैं, दोनों शब्द बराबर हैं, दोनों शब्दों के बीच में जो है बराबर का जो है समानता है, ऐसा जहां पर हमें मिलेगा वो द्वंद्व समास वाला शब्द होगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है माता पिता, तो यहाँ पे माता भी बराबर है पिता भी बराबर है, दोनों शब्दों का महत्व बराबर है, यानी इसमें दोनों प्रधान शब्द हैं। और इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। रात दिन दोनों बराबर महत्व के शब्द हैं, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। चाचा चाची, राजा रानी, ऐसे जो तमाम शब्द हैं जो लगभग बराबर महत्व के होते हैं, जिनके बीच में बराबर का प्रभाव होता है या दोनों प्रधान होते हैं, इनको कहेंगे हम द्वंद्व समास। ये दो व्यक्ति, दो वस्तु या कुछ और हो सकता है। और लास्ट है इसमें बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जो सामासिक शब्द है उस सामासिक शब्द में जो अर्थ निकलता है वो किसी और की ओर इशारा करता है या किसी तीसरे की ओर जो है इशारा जाता है। तो जहाँ कहीं पर सामासिक शब्द का अर्थ किसी अन्य की ओर इशारा करता हो उसे कहेंगे हम बहुब्रीहि समास। जैसे यहाँ पे शब्द है चक्र पाणी, तो चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके, कि चक्र किसके हाथ में है, तो चक्र पाणी जो है ये किसी और की ओर इशारा कर रहा है। दशानन यानी 10 हैं आनंद जिसके, यानी सिर, किसी और की ओर इशारा कर रहा है यानी रावण। या फिर जो है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, ये किसी और की ओर इशारा कर रहा है कृष्ण। ऐसे तमाम शब्द जो अर्थ के रूप में किसी और की तरफ इशारा करता हो उसे कहेंगे हम बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से हम जो है समास के भेद देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान है, कर्मधारय समास जिसमें दो पद एक दूसरे की गुणों की विशेषता बताते हैं, द्विगु समास जिसमें संख्यावाचक होता है, नंबर होता है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद बराबर होते हैं या प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास जिसमें सामासिक शब्द किसी अन्य की ओर इशारा करता है। इस प्रकार से हम इसका भेद डिवाइड कर लेते हैं कि समास के भेद क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो है हम इसकी कैटेगरियों में चले जाते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, जिसमें हम क्या करें, जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो ये ध्यान रखना है पहला पद, और इसमें शब्द यथा कर्म यानी यथा और कर्म, इसको जोड़ देंगे तो क्रम के अनुसार। अब क्रम के अनुसार जो बात हो रही है कि सब कुछ क्रम के अनुसार होना चाहिए, सभी लोगों को क्रम से बैठना चाहिए, किताबें क्रम से रखी जाएं, ये जो क्रम आ रहा है क्रम के अनुसार हो, ये शब्द इसके कारण आ रहा है। अर्थात क्रम अकेला इस बात को नहीं कह रहा है कि क्रम के अनुसार होना चाहिए। तो ये क्रम के साथ में इस पे जुड़ने पर जो ये मीनिंग आई है ये अव्ययी भाव समास के रूप में है। प्रत्येक यानी प्रति और एक, अब एक एक के प्रति, एक एक के प्रति, तो एक एक के प्रति ये जिम्मेदार है, एक एक के प्रति सरकार जिम्मेदार है, एक एक व्यक्ति को सरकार के द्वारा ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो सके। एक एक, वो जो एक एक वाली बात है ये प्रति के कारण आ रही है, और इसीलिए इस प्रत्येक शब्द में अव्ययी भाव समास है। अजन्म, एक तो नॉर्मल हो गया जन्म और उसके साथ जुड़ गया अजन्म, और जब हम इसका मीनिंग निकालते हैं तो जन्म पर्यंत यानी पूरे जीवन भर,
ये जो पूरा वाला जो मीनिंग आ रहा है ये आ के कारण आ रहा है, आ जन्म, जन्म से लेकर तो इस तरह से जो ये ऐसे तमाम शब्द होंगे इनमें होगा अव्ययी भाव समास। तो हमारे पास परीक्षा में क्या आएगा, प्रश्न आएगा, प्रश्न में ये शब्द आएंगे और फिर हमें पूछा जाएगा इसमें समास कौन सा है, या फिर हमें विग्रह करने के लिए पूछा जा सकता है कि उसका विग्रह कीजिए। तो ऐसा जो है इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ मीनिंग हो सकता है। दूसरा इसमें जो है तत्पुरुष समास। इसमें क्या कर रहे हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है बाद वाला, जैसे जो है पथ भ्रष्ट, तो इस पथ भ्रष्ट में एक तो पथ और एक भ्रष्ट, तो यानी पथ से भ्रष्ट है जो, यानी जो अपने रास्ते से भटक गया है। तो जो भटक गया है वो मीनिंग इस भ्रष्ट के कारण आ रहा है, इसलिए ये बाद वाला पद है। गंगा जल, अब यहाँ पे गंगा का जल, तो जो गंगा का जल है, गंगा का जल, गंगा का गंगा का जो है जीव जंतु हो सकते हैं, या गंगा का जो है डॉल्फिन हो सकता है, या गंगा की कोई और भी विशेषता हो सकती है। वो तमाम चीज़ें हम इस बाद वाले में जोड़कर निकाल सकते हैं। तो इसमें जो मीनिंग आ रहा है कि ये पानी जो है गंगा का ही है, ये इसके कारण आ रहा है इसमें। इसकी तरह से है गगन चुंबी, यानी बहुत ऊंचा, गगन को चूमने वाला। तो इसमें पहला शब्द है गगन और दूसरा है चुंबी, अर्थ के लिए ये चुंबी जिम्मेदार है, तो गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर ये तीनों में बाद वाला यानी उत्तर पद प्रधान है, इसलिए इन तीनों के अंदर है तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके हमने कहा कि इसके भाग हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो ये हम इसके अंदर और अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या है इसके बाद। इसके बाद हो गया कर्म धाराय समास। इसमें जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी बाद वाले पद की, और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य की भूमिका होती है, या फिर इसको कहते हैं हम उपमेय और इसको कहते हैं हम उपमान, यानी तुलना हो जाती है। जैसे हमने कहा कि मृग नयन, अब यहाँ पर मृग के समान नेत्र हैं जिसके, तो ये कंपैरिजन हो रहा है, मृग के समान नयन है जिसके। तो यहाँ पर जो है ये नयन उत्तर पद जो है ये डोमिनेंट है, तो यहाँ पर भी जो है ये तत्पुरुष समास जैसी विशेषता है, परंतु खास बात क्या है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, और इसको हम कहते हैं विशेषण, इसको हम कहते हैं विशेष्य। महाकवि, महाकवि का मतलब है महान है जो कवि, तो कंपैरिजन कर दिया कि महान है जो कवि। तो इसमें भी जो है जो मीनिंग आ रहा है वो इसके कारण है कवि, नहीं तो महा के साथ में हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं, महाकाल जोड़ सकते हैं, महाभारत जोड़ सकते हैं, महाकाव्य जोड़ सकते हैं ऐसे। तो ये उत्तर पद प्रदान हो जाएगा। तो इसलिए इस शब्द, इन शब्दों में भी जो है कर्म धाराय समास निहित है, तो ये जो है इसके अंदर कर्म धाराय समास होगा। इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है परमानंद, अधमरा, महादेव, महापुरुष, नीलकंठ, लालमणि, क्रोधनी, ये तमाम शब्द जो है हम इसके अंदर जो है डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो है कर्मधारय समास में आएंगे। इसके अलावा जो है हमने द्विगु समास के बारे में बताया कि जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक होना चाहिए, यानी जो सामासिक शब्द है उसमें जो पहला पद है उसमें संख्या वाचक विशेषता होती है, नंबर। जैसे यहाँ पे त्रिकोण, तो त्रिकोण में त्रि ये जो है संख्यावाचक है, बाकी कोण तो तीन कोण,
इसमें पंचवटी में पंच ये संख्यावाचक है, तो 5 वटों का समाहर। नवरत्न, इसमें जो है नव 9, 9 रत्नों का समाहार। तो ऐसे तमाम शब्द जिनमें जो है पहला जो पद होता है ये संख्यावाचक विशेषण होता है, इसको हम कहते हैं द्विगु समास। तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा जो है द्वंद्व, जिसमें हमने कहा था कि दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं, यानी बराबर महत्व के होते हैं। एक पद दूसरे पद के ही समान होता है। पहले पद का प्रभाव द्वितीय पद की तरह होता है, द्वितीय पद का प्रभाव पहले पद की तरह होता है। तो दोनों पद प्रधान है इसके अंदर। जैसे हमने कहा सीता और सीताराम, तो यहाँ पर इसका जो है इसमें और शब्द जुड़ा होता है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पिता और पुत्री, ऐसे जो तमाम शब्द हमारे पास आएंगे इन सब को कहेंगे हम द्वंद्व समास। तो हमारी परीक्षा में जो है ऐसा शब्द ही आना है। उस शब्द के अंदर हमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास निहित है, या फिर उसने विग्रह कर दिया और फिर विग्रह करने के बाद कह रहा है कि इसको सामासिक शब्द के अंदर बदलिए। तो वो भी जो है पूछ सकता हो, वो भी हमें इससे ध्यान देना है। इसके बाद है इसमें बहुब्री। बहुब्री में क्या है, दोनों पद अप्रधान है। अप्रधान का मतलब है कि प्रधान नहीं है। दोनों ही पद, ना पहला पद ना दूसरा पद मुख्य नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, और कोई सांकेतिक अर्थ अथवा अन्य पद इसमें क्या रहता है, प्रधान। तो यानी प्रथम पद द्वितीय पद ये दोनों तो जो है मुख्य नहीं होते हैं, और कोई और पद प्रधान हो जाता है जिसकी तरफ क्या जा रहा है, इशारा जा रहा है, संकेत जा रहा है। तो इसलिए इसमें हम कहते हैं बहुब्री समास। जैसे ये है लंबोदर। अब इसमें लंबो यानी लंबा है, और दर का मतलब पेट। इसका मतलब लंबा है, सॉरी नाक, जिसका लंबा है उदर जिसका। तो यहाँ पर जो है ये गणेश हो जाएंगे। इसी तरह से पीतांबर, पीताम और अंबर, पीला है अंबर जिसका, तो ये इशारा चला जाएगा कृष्ण। दशानन, 10 हैं जिसके आनन यानी सिर, रावण। ऐसे जो है तमाम शब्द जो हमारे पास आएंगे इनको कहेंगे हम बहुब्रीहि समास। तो ये बहुब्रीहि समास के जो है हिस्से बन जाएंगे। और इस प्रकार से जो है हम समास को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया समास के भेद। अब इसमें हमने कहा था कि जैसे तत्पुरुष समास है उसके जो है फिर से कई भाग होते हैं, तो वो भी हमें जो है पता होना चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट तो वो पूछ लीजिए। तो तत्पुरुष के और क्या क्या हिस्से हैं? तत्पुरुष समास, और हम कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास में हम विभाजन कर सकते हैं फिर से। पहला इसमें कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास, तो इसमें क्या होता है, कर्म की विभक्ति। इसमें जो है कर्म की विभक्ति, और इसकी विभक्ति क्या होती है, को।
का लोप हो जाता है। तो ये इसमें कर्म तत्पुरुष में डोमिनेंट होता है को। जैसे हमने कहा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, हमने इसके लिए बोल दिया गगन चुंबी। तो यहां जो है ये जो है गगन को चूमने वाला को, इसका लोप हो गया है। इसी तरह से हमने कहा यस को प्राप्त, तो इसको हम कह सकते हैं यस प्राप्त। तो यहां पर फिर किसका लोप हो गया? को। तो इसको हम कहेंगे तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, या रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाला यानी रथ चालक। और इसमें भी किसका लोप हो गया? को। इस प्रकार से जिन सामासिक शब्दों में को का लोप हो जाता है, को विभक्ति का, उनको कहते हैं हम कर्म तत्पुरुष समास। ये कर्म तत्पुरुष समास के जो है उदाहरण है। दूसरा होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। अब इस करण तत्पुरुष में क्या होता है? करण तत्पुरुष में जो है इसमें जो कारक, करण कारक की जो विभक्ति है, इसमें करण कारक की विभक्ति, और ये विभक्ति क्या है यहाँ पे? से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ये जो है इसमें से या के द्वारा इसका लोप मिलेगा हमें। जैसे करुणा से पूर्ण, उदाहरण है हमारे पास, करुणा से पूर्ण, इसको बोल दिया हमने करुणापूर्ण। तो इसमें जो है से इसका लोप हो गया है। या फिर जो है भय से आकुल, भय से आकुल, हमने इसको बोल दिया भयाकुल। तो यहां पर इस से का जो है क्या हो गया? लोप। तो इसको बोलेंगे हम करण तत्पुरुष। और ये हो जाएगा इसमें कर्म तत्पुरुष। तो विभक्ति चिन्ह को ध्यान रखना है को, और इसके अंदर से हो जाएगा से या फिर जो है के द्वारा। जैसे सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित, तो इसको कह सकते हैं हम सूर रचित। यहां पर जो है द्वारा इसका लोप हो गया है। तो इसलिए जो है जिस भी सामासिक शब्द में से और के द्वारा शब्दों का लोप हो जाए वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत, करण तत्पुरुष के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ये करण तत्पुरुष का जो है उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा होता है संप्रदान तत्पुरुष।
संप्रदान तत्पुरुष। तो इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति, और ये विभक्ति क्या है, के लिए। इसका लोप हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें जो है इस कारक की विभक्ति है के लिए, तो के लिए जो है इसका लोप हो जाएगा, और यहां पर हम कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष। जैसे हमने कहा प्रयोग के लिए साला, प्रयोग के लिए साला, हमने इसको मिलाकर बोल दिया प्रयोग साला। इस शब्द में जो है लोप है के लिए, इसलिए जो है ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। इसी तरह से हम बोल रहे हैं स्नान के लिए घर, और इसका सामासिक शब्द हो गया स्नान घर। इसमें के लिए का लोप हो गया है, तो इसलिए जो है बन गया संप्रदान तत्पुरुष। इसी प्रकार से जो है परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, ऐसे। इसके अलावा आता है आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष। अब जो आपादान तत्पुरुष है इसका अर्थ होता है अलग होने की प्रवृत्ति, अलग होना किसी चीज का, इसका अर्थ ही होता है अलग, अलग होने की प्रवृत्ति इसमें मिलेगी हमें। ये तो इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, और इसकी जो विभक्ति होती है, विभक्ति ये है से। जैसे हमने कहा धन से हीन, और इसके लिए सिंगल शब्द बन गया धन हीन। तो यहाँ पर ये से का लोप हो गया है, और ये जो है धन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये अलग होने की भाव इसमें पनप रहा है, इसलिए क्या है ये आपादान तत्पुरुष है। या हमने इसी तरह से बोल दिया जल से हीन, जल से हीन, और इसका बन गया जलहीन, और यहां पर भी किसका लोप हो गया से, जलहीन। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पद से मुक्त, पद मुक्त, देश से निकाला, ये देश से निकाला, देश निकाला। तो यहां पर इससे ऐसे सब में होगा आपादान समास, तो ये आपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। इसके अलावा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष इसका एक और हिस्सा है। संबंध तत्पुरुष समास, तो जैसे नाम से लग रहा है संबंध तत्पुरुष समास, इसमें जो है जो कारक होते हैं, कारक चिन्ह, ये का, के, की, इन शब्दों का जो है इसमें इस्तेमाल होता है। का
के, की, इनका लोप हो जाता है। जैसे हमने बोल दिया राजा का पुत्र, हम कह रहे हैं इसमें राजपुत्र, और यहाँ क्या हो गया, लोप, का जो है इसमें लोप हो गया। तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। या फिर इसी तरह से विद्या का सागर, विद्या का सागर, यानी विद्या सागर। तो यहाँ पर इस का क्या हो गया, लोप। तो इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, संबंध तत्पुरुष समास। और लास्ट बचता है इसमें अधिकरण, अधिकरण समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये जो अधिकरण है, इस अधिकरण में जो है इसका जो कारक की विभक्ति है, इसमें जो कारक की जो विभक्ति होती है इसमें ये होती है, इसमें में या फिर पर, में या फिर पर, इनका इसमें इस्तेमाल होता है और इनका लोप हो जाता है। जैसे शोक में मग्न, यानी शोक मग्न। तो यहां पर जो है में विभक्ति का क्या हो गया, लोप हो गया है। या फिर जैसे आप पर बीती, यानी जो स्वयं पर कोई जो है घटना घटित होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, आप बीती। और यहाँ पर किसका हो गया, लोप का अंत हो गया, लोप पर का अंत हो गया। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये जो है तत्पुरुष समास के भाग हो गए हैं। तो ये हमने सामान्य रूप से क्या पढ़ लिया है, समास की व्याख्या, समास के भेद, और फिर उन भेदों की विशेषताएं, और अव्ययी भाव के बाद तत्पुरुष समास, और उस तत्पुरुष समास के फिर उसके खंड। ये एक जर्नल जो है समास से संबंधित विषय का आ गया। इसमें हम आगे और ये जोड़ेंगे कि जो लेक्चरर परीक्षा 2021 दो पीछे जितनी भी हुई हैं उनमें समाज से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, और समास विग्रह के द्वारा फिर हम समास विग्रह पर किस तरह के क्वेश्चन इसमें और बन सकते हैं, वो सारे हम इसमें और डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो पूछ लीजिए।